नमस्कार, स्वागत है आपका सेंसेक्स का सुल्तान सीज़न 3 के ग्रैंड फिनाले में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पर हमारे साथ इतने बड़े पैमाने में, इतनी बड़ी तादाद में हर सीज़न में जुड़ते रहे हैं। सो लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज टू सेंसेक्स का सुल्तान सीज़न 3 द ग्रैंड फिनाले। और मुझे खुशी है आप सबसे ये शेयर करते हुए कि ये अपने तरह का देश का सबसे बड़ा बिजनेस रियलिटी शो है किसी भी चैनल पे, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग तो जुड़ते ही हैं, लेकिन साथ ही इस शो के ज़रिए इस देश में हमने निवेश की परिभाषा को भी बदला है। जो दूसरी खासियत है इस शो की वो ये है कि ये एक अकेला ऐसा शो है किसी भी बिज़नेस टेलीविज़न पर या फिर चैनल पर जिसमें इनाम के तौर पे एक ऐसी चीज़ दी जाती है जो कि हर एक आम आदमी के लिए ना सिर्फ एक प्रेरणा होती है बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना भी होता है, यानी सुपर लग्जरी कार। और आज यहाँ से जो विजेता सेंसेक्स का सुल्तान बन के निकलेगा उसके लिए भी एक ऐसे ही ख़ास तोहफ़ा है, यानी ऑडी की A3 सीरीज़ की सुपर लग्जरी कार। तो देखते हैं कि कौन आज यहाँ पर सेंसेक्स का सुल्तान सीज़न 3 का विजेता साबित होता है। बैलेंस फंड भी इस टाइम तो हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। वायदा बाजार का सबसे बड़ा गेम शो, 10 शहरों के विजेताओं के बीच जंग, सुपर लग्जरी कार पाने की होड़। सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 3 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे वो 10 जांबाज जो लड़ेंगे आज फिनाले की जंग। अहमदाबाद की अगुवाई कर रहे अजय कुमार को स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी है, जो उनके लिए फिनाले में काफी मददगार साबित हो सकती है। पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट से जुड़े भरत जैन बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए एक बड़ा खतरा है। सिटी राउंड में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा था। सीए की पढ़ाई कर रहे अंकित की सबसे बड़ी खूबी है डीप नॉलेज। अंकित भले ही सबसे छोटे हों, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बाकी खिलाड़ियों पर भारी पड़ता नजर आता है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जैकी कपाड़िया फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। फिनाले में वो अपनी इस नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे। कायल बालिया की सबसे बड़ी खूबी है कि वो फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं। ऐसे में बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह कायल बालिया के पास भी इस सेक्टर से जुड़ी जानकारी है। दिल्ली के विनर सीमा गुप्ता पेशे से जरूर हाउसवाइफ हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में उनका इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि आज वो फिनाले में बाकी खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। पिंक सिटी जयपुर से सबसे आगे रहे दिव्यांशु सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। दिव्यांशु को बचपन से ही फाइनेंशियल मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। वडोदरा से बाजी मारी हेतल शाह ने। हेतल भी लंबे वक्त से स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जिसका फायदा उन्हें फाइनल में मिल सकता है। इस राउंड में पवन जिलानिया जजेस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। उम्मीद है कि उनका प्रदर्शन फाइनल में भी अच्छा रहेगा। संतोष साहू पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उन्होंने सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया था और अब एक बार फिर वो तैयार हैं इस जंग के लिए, लेकिन यहाँ जीत हासिल करना आसान नहीं। ग्रैंड फिनाले एक सरप्राइज एलिमेंट है, जहाँ कंटेस्टेंट के हुनर को वायदा बाजार के एक्सपर्ट बारीकी से परखेंगे और जो खिलाड़ी जजेस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहेगा वो बनेगा भारत का सेंसेक्स का सुल्तान। इस पूरे सफ़र में हमारे साथ
स्टॉक मार्केट के या फिर दलाल स्ट्रीट के कुछ काफ़ी बड़े नाम शामिल हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ऑडियंसेस का, जिन्होंने हर बार हर सीज़न में पहले के मुकाबले कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ये है हमारे वो 10 विनर्स जो कि आज आपस में मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बनेगा सेंसेक्स का सुल्तान सीज़न 3 का विजेता। इस लंबे इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं जल्दी से हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं, बिकॉज उनके बगैर ये कोशिश संभव नहीं थी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO श्री आशीष चौहान को, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्रतिष्ठित जूरी मेंबर्स जो हमारे बीच मौजूद हैं उनका सम्मान करें। हमारे साथ इस सीरीज़ में लगातार जिन जूरी मेंबर्स का हमें सपोर्ट रहा है उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हालांकि अक्सर आप इन्हें टेलीविज़न पर तो देखते हैं, लेकिन ये आपके लिए भी एक मौका है उनसे रूबरू होने का। प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज आवर एस्टीम्ड जूरी मेंबर्स श्री अजय बग्गा, श्री दीपन मेहता, श्री निपुण मेहता, एंड श्री VK शर्मा। थैंक यू आशीष सर। द स्टेज इज सेट फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 3। और जो हमारा पहला राउंड है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जो पहला राउंड है वो है फेस द क्लॉक राउंड। इसमें हमारे कंटेस्टेंट्स को एक टॉपिक दिया जाएगा। ये जो टॉपिक है ये डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ा होगा, और इस टॉपिक पर इस कंटेस्टेंट को 90 सेकेंड्स के भीतर अपनी जो भी सेल्स पिच है वो हमारे जूरी मेंबर्स को देनी है। लेकिन यहाँ पर हर प्रोडक्ट के लिए जो वो जूरी मेंबर्स को बेचेंगे इन्हें हर एक जूरी मेंबर आउट ऑफ 30 मार्क्स देंगे। लेकिन बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और वो ये कि 90 सेकेंड्स के भीतर अगर आपने आपकी जो भी सेल्स पिच है इस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई वो ख़त्म नहीं की तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट मिस्टर अजय। लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक फॉर अजय। आपका जो विषय है डेरिवेटिव्स का या फिर टॉपिक है वो है बुल कॉल स्प्रेड and bear put spread. Your time starts now. बुल कॉल स्प्रेड में जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट विल राइज। सो एक हम कॉल परचेज करते हैं और साइमल्टेनियसली हम एक पुट सेल करते हैं। पुट जो होती है जनरली हायर स्ट्राइक प्राइस की होगी और कॉल जो है लोअर स्ट्राइक प्राइस की होगी। इसमें यदि मार्केट राइज होता है तो हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और साथ ही साथ हमारी हेजिंग भी हो गई है तो हमारा लॉस भी काफ़ी कम हो जाता है। सिमिलरली बेयर पुट जो स्ट्रेटजी है उसमें हम इसका एकदम रिवर्स करेंगे। जो हम हायर लेवल की पुट को हम बाय करेंगे और लोअर लेवल पे सेल करेंगे। तो सेम है, लेकिन इसमें हम ये ऑपोजिट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट विल गो डाउन। इन केस मार्केट गो डाउन वी कैन मेक गुड प्रॉफिट। तो ये इनकी प्रोडक्ट पिच थी इस प्रोडक्ट को लेकर। अजय यू वांट टू स्टार्ट और निपुण यू वांट टू स्टार्ट? आप कुछ पूछना चाहेंगे इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है इस प्रोडक्ट को? अजय, आपका बेसिक डेफिनेशन है उसमें बहुत फ्लॉज हैं। पुट और या कॉल करोगे उसमें आपने जो कहा उसमें बेसिक डेफिनेशन में ही गलती है कि एक तरफ पुट करोगे एक तरफ कॉल करोगे, लेकिन ये एट द मनी करोगे आउट ऑफ द मनी करोगे, ये आप इसमें और क्लैरिटी दे सकते हैं? आउट ऑफ द मनी करेंगे। कौन सा वाला? दोनों। मतलब बुल कॉल में आप एट द मनी और आउट ऑफ द मनी कौन सा करोगे, और सेम वे बुल कॉल में क्या करोगे और बेयर पुट में क्या करोगे? बुल कॉल में आउट ऑफ द मनी कॉल परचेज करेंगे और जो बेयर है उसमें ऑपोजिट करेंगे, इन द मनी करेंगे। ऑलराइट, विल मूव ऑन टू भरत फ्रॉम बैंगलोर। भारत के लिए जो विषय है वो है डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शंस एंड यूरोपियन ऑप्शंस। आपका वक्त अब शुरू होता है।
American call option can be exercised any point of time, and European call option or put option can be exercised only at the expiry. That is the major difference in both the type of options. In India, we follow European style of options, and if we cannot follow basically American type of call options or put options here, because if suppose a person has huge quantity of options and he exercises that in the middle of a series, it will impact the price of particular stock heavily either on the upside or downside. So basically यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल के कॉल या पुट ऑप्शन चलते हैं और दीज आर एक्सरसाइज्ड एट द नॉट एक्सरसाइज्ड मेजरली कैश सेटल्ड एट द एंड ऑफ एक्सपायरी. डन. यस शर्मा जी. या ये बताइए कि हु हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन? बायर. बायर ऑफ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बोथ. ओके, थैंक यू. We'll now move on to Jackie. Alright, Jackie के लिए जो विषय है थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड है, commodity futures. Your time starts now. स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि कमोडिटीज़ मार्केट इंडिया के जीडीपी यानी कि इंडिया की जीडीपी रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें 38% तक कंट्रीब्यूट करती है. हम जानते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में एक अंडरलाइंग एसेट होता है, तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट होता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मसाले वगैरह, या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जैसे बुलियन मार्केट हो गया. इस तरीके से अगर आप ट्रेडर हो तो प्राइस व्यू के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हो. अगर आपके पास ऑलरेडी इक्विटी या किसी और फील्ड का पोर्टफोलियो है तो आप इसे हेजिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. सेम इक्विटी फ्यूचर जैसा ही कमोडिटी फ्यूचर है. और समझिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि समझो आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, आप प्राइस व्यू लेना चाहते हो कि गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है और अगर गोल्ड का टोटल वैल्यू 3 लाख रुपए हो रहा है तो आपको 3 लाख रुपए बनने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ मार्जिन मनी देना है 15,000 रुपये और आप उसके व्यू पे यानी कि उसके प्रॉफिट और लॉस के ऊपर जो भी है गेन कर सकते हो. सो एंड ऑफ द डे मैं सारे रिटेल इन्वेस्टर को कहना चाहूँगा, डेरिवेटिव मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है. बस कहीं ना कहीं अपना बेसिक क्लियर कीजिए. अगर इसको प्रॉपर इस्तेमाल करोगे तो मार्केट के अनसर्टेनिटीज़ में आपको ये हमेशा हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. आपका विषय जेनरिक था तो आपने जो उस पर आई थिंक सेल्स पिच दी है वो भी काफ़ी जेनरिक दी है. राइट. ऑलराइट, कैन वी हैव क्वेश्चंस? कमोडिटी मार्केट का फ़ायदा दरअसल किसको होता है? यानी जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आप ट्रेडर हो तो प्राइस व्यू के लिए कर सकते हो. ओके. किसके लिए बनाया गया है? टेक्स्ट बुक में फ़ायदा किसके लिए है कमोडिटी मार्केट में? कमोडिटी मार्केट हेजिंग के लिए ज़्यादा करके इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि गोल्ड किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है. गोल्ड को आप रख दीजिए. कमोडिटी मार्केट एसेंशियली किसके लिए बनाया गया है? जो पास किया गया वो किसके लिए किया गया? कौन सी ऐसा सेगमेंट है? वो इसलिए किया गया है कि जो एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ है उसमें थोड़ी प्राइस की क्लैरिटी हो, यानी नॉर्मल शायद मैं उसके वजह से कि प्राइस का एक प्रॉपर. तो अभी तक आप उसके आसपास घूम रहे थे. मेन चीज़ ये है, मैं पहले कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बोला था और अभी मैंने वो हिसाब से बोला. थैंक यू. ये कमोडिटी फ्यूचर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, आप कस्टमर हो, बेचने वाले हो, उसके लिए अपने प्राइस को प्रिजर्व कर सके और वो इंडस्ट्री जो उस रॉ मटेरियल को खरीदती है वो अपना रॉ मटेरियल के लिए अपना सेट कर सके कि मेरी कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जाएगी, उनके लिए एसेंशियली बना है. पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं एसेंशियली ट्रेडिंग के लिए, और जिसको काम नहीं है वो यहाँ पे मार्केट में वो वॉल्यूम कर रहा है. सही बात है सर. थैंक यू सो मच. डन. आई थिंक जैकी आप एंकर अच्छे हैं बट इन्वेस्टर मैं आपको पैसे नहीं सौंपूंगा. That was good one. All right, we'll move on to Ankit now. Can we have topics for Ankit, please? अंकित के लिए विषय है कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट. 90 सेकेंड्स हैं आपके पास. आपका वक्त अब शुरू होता है. कवर्ड कॉल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अंडरलाइंग एसेट है लेकिन हम लोग उसका हायर कॉल ऑप्शन बेच देते हैं ताकि हम लोग सेफ गार्ड रहे, बिकॉज हम लोग के पास अंडरलाइंग एसेट है. तो अगर हम लोग का प्राइस बढ़ता है अंडरलाइंग एसेट का तो भी हम लोग को प्रॉफिट होगा, बट हम लोग एक रिस्क को कि अगर वो डाउनसाइड जाए तो हम लोग का कैपिटल प्रोटेक्टेड है. थोड़ा हम लोग का
कॉस्ट कम हो जाए, इसके लिए हम लोग कॉल बेच देते हैं, जिससे हम लोग को प्रीमियम मिलता है. एंड प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी इज you have both the underlying asset and you buy a put, because this is also a same criteria which is आपका कॉस्ट लो हो जाता है इससे, और इन केस ऑफ डाउनफॉल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है. दोनों की फ़ायदा ये है कि लिक्विडिटी मार्केट थीटा जो ऑप्शन ग्रीक है जो टाइम डिके को होता है, तो उससे हम लोग को ऑप्शन जो बेचा है हम लोगों ने उसका प्रीमियम हम लोग के हाथ में आ जाता है. इससे जो कॉस्ट है हम लोग की स्ट्रैटेजी की कॉस्ट वो बच जाती है और अंडरलाइंग एसेट की कॉस्ट कम हो जाती है, ब्रेक इवन नीचे आ जाता है. ऑलराइट, क्वेश्चंस? अंकित, आपने कहा लॉसेज आर लिमिटेड एंड गेन्स आर अनलिमिटेड. कैन यू एक्सप्लेन हाउ दैट हैपेंस? सर सपोज निफ्टी आज 70 to 100 है, मेरा निफ्टी फ्यूचर पड़ी है, आप कवर्ड कॉल कर रहे हो तो निफ्टी के बारे में यू गिव मी अ स्पेसिफिक ऑन एन इंडिविजुअल स्टॉक. So okay, take the example of Infosys. So, suppose hypothetically I am saying that Infosys price to be 1100 and Infosys price 1100 है, हम मेरे पास उसकी अंडरलाइंग है और मैं उसका कॉल ऑप्शन बेच देता हूँ 1200 का. तो 1200 का कॉल ऑप्शन बेचने से जो भी प्रीमियम होगा 12-13 रुपीज़ का वो मैं पॉकेट कर लूँगा. तो उससे जो मेरी 1100 रुपये की जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो 1100 माइनस जो भी वैल्यू सपोज 13 तो वो माइनस हो जाएगी. तो मेरी कॉस्ट जो स्ट्रैटेजी की है वो कम हो जाती है. प्लस इससे मैं इसलिए कहा कि ये जो रिस्क है आपका वो लिमिटेड है, बिकॉज अंडरलाइंग आपके हाथ में है. सब इफ़ मतलब योर अंडरलाइंग राइजेज सो विल योर कॉल प्राइस राइज, और वो भी आपका थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल प्राइस है. तो जो आपका जो डेल्टा है वो उसकी 0.5 होगी. तो विथ एन इंक्रीज इन 1 रुपी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट वो आपका जो कॉल जो आप बेचोगे वो 0.5 बढ़ेगा. देयरफॉर आई एम सेइंग दैट in this strategy you have limited risk and unlimited profit. All right. So now we'll move on to Kaivalya. Can we have topics for him, please? All right. So Kaivalya के लिए जो टॉपिक है यहाँ पर वो है लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल. Are you ready? All right. Your time starts now. सो लॉन्ग स्ट्रैडल ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत यूज़फुल है जब ट्रेडर को लगता है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ साइड, तो वो उस टाइम में ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे यू नीड टू बाय वन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन एट द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी डेट. वेयर एज इन स्ट्रैंगल में क्या होता है कि यू नीड टू बाय अ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन पर एट ए डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस. लॉन्ग स्ट्रैडल में प्रॉफिट बहुत अनलिमिटेड है, लिमिटेड लॉसेस है, क्योंकि हम लोग 2 कॉल बाय कर रहे हैं, प्रीमियम देके निकल जाएंगे. इन स्ट्रैडल ऑल्सो सेम थिंग, बट इट इज़ अ डिफरेंट प्राइसेस का डिफरेंस होता है. इसमें प्रॉफिट बनाने के लिए अगर मार्केट बहुत अपवर्ड मूवमेंट है, बस स्ट्रेट मूवमेंट है, सो वी कैन मेक ए प्रॉफिट. इफ इट इज़ मार्केट का प्राइसेस मूवमेंट विद इन ए रेंज हो रहा है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए ट्रेडर टू मेक ए प्रॉफिट. इन स्ट्रैंगल भी वही कैसे, अगर तो 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में हम लिए हैं, अगर उस प्राइस रेंज में अगर कोई माने भाव इज रनिंग, देन इट विल बी ए डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर टू मेकिंग द मनी. थैंक यू सर. Done? All right. Questions? प्रैक्टिकल लाइफ में कौन से इवेंट पे आप लॉन्ग स्ट्रगल करना चाहेंगे? प्रैक्टिकल इवेंट में अगर मैं लग रहा है कि देयर इज़ ए पॉजिटिव मूव बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ बजट, सो लगता है कि देयर विल बी ए बिग मूव इन द स्टॉक मार्केट. ये केसेस में मुझे लग रहा है कि इट हैव ए, इफ़ यू हैव अ व्यू, हाँ, आपको श्योरिटी है कि मार्केट किधर जाएगा, तो ऐसे आदमी को लॉन्ग स्ट्रगल करना चाहिए? नहीं. क्या करना चाहिए? उनको डायरेक्टली कॉल ऑप्शन लेके करना चाहिए. कॉल ऑप्शन क्या करना चाहिए? यू नीड टू बाय ए कॉल ऑप्शंस. अगर स्ट्रेट पता लग रहा है कि नहीं ये मार्केट बढ़ने वाला है, तो वन स्ट्रैटेजी यू कैन यूज. थैंक यू. थैंक यू सर. Take next question. Seema Gupta. Can we have topics for her, please? सीमा, आपके लिए जो विषय है वो है डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम. इसे आप एक्सप्लेन कीजिए जजेस को. The open interest is the activity of how many contracts have been
how many contracts have been traded in the market? No. What is the open interest and? Volume. Volume is the amount of activity of the market, the number of contracts which has been traded, that is which have been bought and has been sold. The total amount is the volume. And the open interest is the amount of contracts which are still open, in the like which has not been exercised or and hasn't been closed. Those are the open interest. Open interest can always increase or decrease. It can decrease if a option has been closed or exercised, and the volumes can only increase. And in the open interest, and the open interest can it is the number of the contracts which has been traded, and this is the number of contracts which are open, like which hasn't been exercised or which hasn't been closed. These are the open interests. एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप जो कहना चाहते हैं समझा पाएंगे. मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक का 100 करोड़ रुपए है वैल्यू टर्म्स में, और 1 करोड़ के मैंने ऑप्शंस खरीदे, इन्होंने बेचे बग्गा जी ने. तो अब ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? वो 100 करोड़ ही रहेगा, क्योंकि मार्केट मेकर आपको 100 करोड़ रुपए का ऑप्शन बेच रहा है, आप उनसे नहीं ले रहे हैं, आप मार्केट मेकर से ले रहे हैं. तो 100 करोड़ रुपए. पर ये बेचा बग्गा जी ने है, मैं नया आदमी हूँ, ये नए आदमी हैं, तो हाँ. ओपन इंटरेस्ट जो 100 करोड़ था अब 101 करोड़ नहीं होगा? 100 करोड़ का अगर 100 करोड़ रुपए ओपन इंटरेस्ट था, हाँ. और 1 करोड़ का मैंने खरीदा है, बग्गा जी ने 1 करोड़ बेचा है, हाँ हाँ, तो उनका अलग अलग, हाँ 200 करोड़ हो जाएगा. 101 होगा. हाँ हाँ. अब उसी चीज़ में मैंने अपना 1 करोड़ बेच दिया और सर ने खरीद लिया, निपुण जी ने. तो जिसका स्टैंडिंग है, मतलब आपने तो अपना एक्सरसाइज कर, अपना क्लोज कर लिया. ये बताइए कि अब ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? सर आपने कितना बेचा है सर? आपने खरीदा? मैंने जितना लिया था उतना बेच दिया. जितना आपका क्लोज हो गया, आपका ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा था पहले, फिर कम हो गया है. मेरा नहीं, मार्केट का. मार्केट का, हाँ. उस स्टॉक का, हाँ, स्टॉक का बढ़ा फिर कम हो गया. पहले बढ़ा था फिर कम हो गया, जब आपने खरीदा तो बढ़ा था, फिर उसका कम हो गया. मेरे ख्याल से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, बिकॉज मैं पुराना आदमी हूँ, मैंने खरीदा था, मैंने बेचा है, हाँ. लेकिन निपुण जी नए आदमी हैं, तो उससे कोई एडिशन नहीं होता. हाँ. वही रहता है. वही रहे. We'll move on to the next contestant, Hetal. Hetal, आप तैयार हैं? Can we have topics for him, please? Short hedge is your topic. 90 seconds में आप explain कीजिए judges को. Defined as a strategy where one can reduce the financial exposure in the market by taking an offsetting position in the derivative market in order to reduce the losses in the underlying with making corresponding gains in the derivative market. A short hedge is where you own the underlying asset and you think the price will fall. So you buy a derivative in the opposite direction to offset your losses. Derivative may be like any call, or you may sell a future option. But by buying a put option, buying a put option and selling a future option will involve money. So it should be only be done when there is a risk, and it should not be done every time. Short hedge, when you take a opposite position in the derivative, you insure your losses. No matter how far the price come down, you make the corresponding gain in the derivatives if it is perfectly hedged. And if the price go up, you still make the unlimited profit from the rise of the underlying. BSE provides numerous instruments for short hedging, like futures, options, interest rate futures, and currency futures. A short hedge can be used by any commodity trader who has a risk in the market. They can short sell commodity futures. It can be used by equity holders. They can buy a put option. It can be used by any who has a buy position in the futures. They can short sell future options. Short hedge is basically a insurance strategy. चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है. बात कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ जी. ऑल राइट. रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए शॉर्ट हेज का.
real life example में I'll go for a very simple example. I have a buy futures in the Reliance. So I can short hedge by selling opposite futures. आपको क्यों बेचना है फ्यूचर? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो न्यूज़ एक्सपेक्टेड है या उसका डेटा और आपका स्टॉक है ना? हाँ, स्टॉक तो बेच सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा सर। तो आप हेज क्या कर रहे हो? अगर आपका स्टॉक नहीं है तो व्हाट आर यू हेजिंग? दरअसल हेजिंग अक्सर कोई कमोडिटी प्रोड्यूसर है, वो अपनी प्रोड्यूस को एडवांस में बेच के वो हेज कर सकता है। मैं आपसे पर ये इक्विटी में भी किया जा सकता है, तो एक मुझे इक्विटी का एग्जांपल बताइए जहाँ पे आप शॉर्ट हेज का मुझे रीज़न समझा सकेंगे कि मैं आपको शॉर्ट हेज बेचना है। अब कौन सा कैंडिडेट ढूंढेंगे जिसको बेचा जा सकता है, जिसको समझाएंगे कि बॉस आप कुछ और नहीं कर सकते, यही करना पड़ेगा। मेरे पास अंडरलाइंग शेयर्स है, तो बॉस अंडरलाइंग शेयर आपके पास है तो आप हेज क्या कर रहे हो? आप तो वैसे ही बेच सकते हो। मैं उसको पुट खरीद सकता हूँ उसके इधर। मैं आपसे फिर आपको हिंट दे रहा हूँ, एक ऐसा इन्वेस्टर पकड़िए जो शेयर आज नहीं है जिसके पास, कल आएंगे वो बेचेगा, तो हेज हुआ। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर्स ही हो सकता है। जिन लोगों को स्टॉक ऑप्शन मिलते हैं उनको आप कह सकते हो कि ये स्टॉक आपके पास आज तो नहीं है, आपके 2 महीने के बाद आएंगे, तो आप अगले 3 महीने के बाद का फ्यूचर बेच सकते हैं। ये एग्जाम्पल है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एग्रीकल्चर कमोडिटी का कोई भी प्रोड्यूसर अपनी प्रोड्यूस को बेच सकता है एडवांस। All right, can we have questions for Pawan from Indore now? पवन, आपके लिए जो क्वेश्चन है इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ मॉडल जिसके आधार पर आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, और ये है ब्लैक-शोल्स मॉडल। ये क्या होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। In 1973, Fisher Black and Robert Martin and Maron launched a model for option pricing. For option pricing, previously there was no model for option pricing, so they launched this model. They taken an assumption for option pricing. One assumption is that the option should be European option, and option के जो भी लाइफ होती है उसमें कोई डिविडेंड ना दिया गया हो, एंड कोई ब्रोकर कमीशन ना दिया गया हो, और थर्ड जो वोलेटिलिटी रहती है वो भी कांस्टेंट हो, एंड जो अंडरलाइन असेट का जो प्राइसिंग होता है वो भी उसका एक एवरेज प्राइसिंग लिया जाता है। फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द ऑप्शन प्राइसिंग, जिससे हम उसका रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑप्शन लेते समय भी पता लग सकता है कि क्या ये सही प्राइस है ऑप्शन लेने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू। Which are the components of option pricing? या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, टाइम होता है, जिसमें ऑप्शन ट्रेड करता है उस टाइमिंग लिया जाता है, एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है। इसमें एक स्ट्राइक प्राइस होती है जिस पे हम ऑप्शन परचेस करते हैं। उसके बाद एक स्टॉक रेट होता है, उसको भी वो भी लेना होता है कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेना होता है जो कि जिसका एवरेज प्राइस हम जिससे निकालते हैं। एंड नाउ कैन वी हैव द टॉपिक फॉर संतोष प्लीज। संतोष, आपके लिए जो विषय है वो है एक्सोटिक ऑप्शंस। एक्सोटिक ऑप्शन को समझना बहुत ही टफ है, क्योंकि इसकी जो टर्म्स होती हैं वो बहुत ही नॉन स्टैंडर्डाइज टर्म्स होती हैं। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमने किसी भी कोई 1000 रुपये के शेयर का कॉल ऑप्शन लिया, लेकिन इसकी जो एक्सपायरेशन की टाइम पे जो स्ट्राइक प्राइस एक्सपायर होगी वो फिक्स नहीं होगी, है ना। जैसे कि अगर हम इसका लिया 1000 रुपये का कॉल ऑप्शन लिया हमने, और अभी चल रहा है प्राइस 900 रुपये, है ना। लेकिन हम पूरे महीने की जो इसकी एक एवरेज प्राइस निकलेगी, एवरेज प्राइस पे अगर हम इसको एवरेज प्राइस पे अगर हम इसको एक्सरसाइज करेंगे
तो इसको कहेंगे हम एशियन ऑप्शन। इसी तरह से अगर टर्म्स को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर लेवल अचीव हो जाता है, उस लेवल पे अगर हम इसको एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक फिक्स्ड पे आउट मिलता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑप्शंस। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं मार्केट में, ये जो होते हैं, लेकिन इसकी जो टर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड नहीं रहती हैं। जिस तरह से हमारे यूरोपियन कॉल ऑप्शंस और अमेरिकन की टर्म्स होती है, स्टैंडर्ड्स नहीं रहती हैं। इसी तरह से एक और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एक्जॉटिक ऑप्शंस में बरमूडा ऑप्शंस होते हैं, एशियन ऑप्शन होते हैं, बाइनरी ऑप्शंस होते हैं। ये सब एक नाम है, लेकिन इन नामों के पीछे एक ये चीज़ छुपी हुई है कि वो एक्सरसाइज किस भाव पे होंगे। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है जिसमें कि हमारे पास राइट होता है कि हम उसको कॉल एक्सरसाइज करें या पुट का एक्सरसाइज करें, और मतलब देर आर सो मेनी दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस। तो इसी तरह को हम ऑप्शंस को एक्सॉटिक ऑप्शंस बोलते हैं। All right. Can we have questions, please? Yeah. So exotic options are traded on exchanges or they're over the counter? It is the both OTC as well as the exchange traded. All right. We'll move on to our last contestant for this round. Divyanshu, can we have topics for him, please? दिव्यांशु, आपके लिए जो विषय है आपको एक्सप्लेन करना होगा जूरी को इस पे 90 सेकेंड्स में। वो विषय है डेल्टा और वेगा, ये डेरिवेटिव्स मार्केट में इनका मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स के अंदर डेल्टा और वेगा ये दोनों ग्रीक्स के अंडर आते हैं। इनका काम मेन होता है सेंसिटिविटी नापना और वोलेटिलिटी नापना। अब किससे? विद द रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइंग पैरामीटर। जैसे जैसे ये पैरामीटर बदलता जाता है वैसे वैसे इनके नाम बदलते हैं। फॉर एग्जांपल वीगा का काम होता है वोलेटिलिटी से नापना कि अंडरलाइंग के ऊपर कितना, यदि वोलेटिलिटी में कुछ चेंज होता है कुछ परसेंट का, तो आपके अंडरलाइंग में कितना चेंज होएगा, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होएगा। डेल्टा का काम होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1200 रुपये पे इन्फोसिस का शेयर चल रहा है और वो 1200 से कितनी रेट पे जाएगा, ये डेल्टा से आपको पता चलता है। कैसे पता चलता है कि वो बताता है आपको कि ये कितना आपका ऊपर जा सकता है शेयर या कितना नीचे जा सकता है। तीसरा होता है RHO विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस होते हैं उससे हम जानना समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंडरलाइंग में क्या चेंजेस आएंगे। इन सब का काम मेनली होता है, इनको जान कहा जाता है एज फॉर द टूल्स फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। इनसे हम रिस्क नापने की कोशिश करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश करते हैं, अपना नापने की कोशिश करते हैं कि हम प्रॉफिट कितना बना सकते हैं या लॉस कहाँ तक हम सर्टेन कर सकते हैं। उसी तरह डेल्टा के अंदर एक और चीज़ होती है डेल्टा हेजिंग। जो डेल्टा आपका रेशियो आता है, यदि हम जो भी हमारी ओपन पोजीशन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें एक दूसरा क्वांटिटी बताता है। यदि हम उतनी क्वांटिटी बाय या सेल करते हैं तो हमारा परफेक्ट हेज हो जाता है, जो कि यदि लॉस होते हैं प्रॉफिट होता है तो वो सेट ऑफ हो जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट हेज में डेल्टा हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। All right, चलिए जस्ट इन टाइम क्विकली कैन वी टेक क्वेश्चंस? दिव्यांशु, आपने काफ़ी डिटेल में समझाया। आप मुझे एक ऐसा टर्म बताइए जो म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स, आपने रो का कॉन्सेप्ट समझाया, RHO। रो इज मॉनिटरिंग इंटरेस्ट रेट मूवमेंट और उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आ सकता है प्राइसिंग पे। उस तरह म्यूचुअल फंड्स में, डेट मार्केट में ऐसा सिमिलर कौन सा टर्म है विच इज मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स? सर हम गामा का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे जो नो, आई एम सेइंग व्हाट इज अ सिमिलर टर्म टू रो विच मॉनिटर्स। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे इसका इम्पैक्ट कितना आता है वो मॉनिटर करता है। उसी तरह डेट इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें कौन सा टर्म है जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का इम्पैक्ट प्राइसिंग में मॉनिटर करता है या डिफाइन करता है उसका प्राइसिंग पे? नहीं सर, नहीं आता। Well, it's a difficult question, but I wanted to understand your concepts. This is finals and you need to understand all of those concepts. It's called modified duration. All right. So give them a huge round of applause. इसी के साथ जो पहला राउंड है ग्रैंड फिनाले का वो ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट राउंड है वो है बजर राउंड। आप सब भली भांति परिचित हैं, सिटी राउंड में आप सब ने किया हुआ है। बजर राउंड कुल मिलाकर मैं 20 डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस पूछूंगा और जिसको पहले जवाब पता होगा वो बजर प्रेस करेगा। बजर प्रेस करने के बाद आपको 10 सेकंड के भीतर जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर बजर प्रेस करने के बाद आपने जवाब नहीं दिया या फिर आपने गलत जवाब दिया
तो इन दैट केस आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आपका 1 मार्क कट भी हो सकता है. ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी? सो ऑल द बेस्ट. डेरिवेटिव्स राउंड, सेंसेक्स का सुल्तान ग्रैंड फिनाले का. कैन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1? डैश इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स two-way quotes. 1 second. या प्लीज गो अहेड. मार्केट मेकर्स और जॉबर्स. ये बिल्कुल सही जवाब है. दैट्स अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Dash is the analysis of a business's financial statements. फंडामेंटल एनालिसिस. Is the right answer. ये सही जवाब है. Fundamental analysis is the right answer. Next question. What is the full form of LEIES? Let me complete. So I'll drop this question. Question number 3. Can we have question on screen, please? When you buy in one market at a lower price and sell in the other market at a higher price, then it is known as what? Arbitrage. Is the right answer. ये सही जवाब है. Arbitrage is the right answer. Question number 4. The option trading strategy that involved. Who's this? आपका 1 मार्क कट हो जाएगा बिकॉज आपने क्वेश्चन खत्म नहीं होने दिया. शॉर्ट स्ट्रैंगल. नहीं, शॉर्ट स्ट्रैंगल तो ठीक है, बट सर वही पहले भी यही हुआ था सर. पहले भी आधा क्वेश्चन ही मेरे को भी आता था. No, so let the jury decide. I didn't even complete half the question. Arbitrage. I know arbitrage. वो हमको ही मालूम था, पर unable to विजय. My suggestion is the question should not flash on the screen. The problem is happening because it's flashing on the screen and these people are reading it. But difference in the speed of light and sound. पहले क्वेश्चन में भी हुआ एक, you know, they are reading faster. So in that case, Santosh will get the mark for this one. सही जवाब जो था वो था short strangle. All right, we'll move on to question number 5. Default risk can also be called dash risk. क्रेडिट रिस्क. जो सही जवाब है इसका by definition वो है काउंटर पार्टी रिस्क. ये गलत जवाब है. सो जैकी, आपने गलत जवाब दिया है. क्वेश्चन नंबर 6. When price falls, It is a tendency that people are building up short positions. Technically he is close to the answer, so we'll give it to him. We'll move on to question number 7 now. Dash is a model used to calculate the value of a European call option. ब्लैक शॉन. Is the right answer. ये सही जवाब है. I'll move on to next question. Question number 8. Dash measures the relationship between movements of the index to the movements of the stock. बीटा. जोर से बोलिए. बीटा. पक्का? या. All right. So Kevin ने सही जवाब दिया है. Beta is the right answer. Question number 9. Dash risk is a possibility of loss on investment due to movements in the general level of market. Basis risk. Basis risk actually is not the right answer. जो सही जवाब है वो है market risk. I can't give it to him. Now I'll move on to question number 10. What was the original name of Bombay Stock Exchange? BSE का ओरिजिनल नाम. The Native Share and Stock Brokers Association. अब दिव्यांशु ने सही जवाब दिया है. प्लीज नोट कीजिएगा. Native Share and Stock Brokers Association is the right answer. Dash is the market where previously issued securities are bought and sold. Secondary market. Is the right answer. ये सही जवाब है. Question number 12. Risk of a call option seller is unlimited. भरत ने सही जवाब दिया है. All right. Question number 13. Dash is an asset like security, stock, commodity, index, etc. on which a derivative contract is based. इसका technical नाम क्या है? दिव्यांशु. Underlying security. Is the right answer. Underlying security is the right answer. दिव्यांशु ने सही जवाब दिया है. Question number 14. What is the full form of MFI? So we also press the. Yeah, because उन्होंने प्रेस किया हुआ है ना. तो जैसे ही एक बजर प्रेस होगा बाकी अपने आप ऑफ हो जाएंगे. हैंड मूवमेंट देखा सर हमने. हैंड मूवमेंट must have pressed before you. Because उनका तो हो रहा है ना. इससे पहले आपका बजर प्रेस हो रहा था तब तो आपने कंप्लेंट नहीं किया कि क्यों प्रेस हो रहा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया. Is the right answer. ये सही जवाब है. Question number 15.
डैश इज द सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंज। संतोष बोलिए। डेल्टा। डेल्टा इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है, संतोष ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, पोर्टफोलियोज विथ बीटा लेस देन 1 आर डैश पोर्टफोलियोज। क्या बोलिए? आप मुझे लगता है तोड़ ही देंगे राउंड खत्म होने तक बजर को। बोलिए। जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, हाँ, so less than beta मतलब they will it's a one word answer, answer me in one word. Portfolios with beta less than 1 are dash portfolios. defensive portfolio, defensive stocks of No, not defensive, actually the correct word is conservative. हाँ. So I think let jury decide. Do we give it to him? All right, चलिए, तो आपका जवाब सही माना जाएगा। Thank you. केवल ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 17, in the case of BSE index futures, the monthly series matures on which day of the month? One second. Bharat? Last Thursday. Last Thursday. पक्का? Yes. BSE का है? Yes, sir. पक्का ना? Yes. Is the right answer, ये सही जवाब है। Question number 18, dash performs the task of keeping the securities in a safe manner. Bharat? Custodian. Is the right answer, ये सही जवाब है। Question number 19, what is the full form of ASBA? ASBA. One second. Ajay? Application supported by blocked amount. Is the right answer. अजय ने सही जवाब दिया है, application supported by blocked amount। और जो आखिरी सवाल है वो है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, option contracts which have a life of up to 1 year generally traded OTC is called what? Warrants. वारंट निकले आपका भी? ये सही जवाब है, जैकी ने सही जवाब दिया है। तो इसी के साथ जो डेरिवेटिव्स बजर राउंड है वो यहीं पर समाप्त होता है। किसी 6 कंटेस्टेंट्स को यहाँ से वापस जाना होगा। यहाँ से अगले 2 जो राउंड्स हैं उनमें सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स जाएंगे। Can we first have Mr. Ajay Kumar? Give him a huge round of applause. इन्होंने शुरुआत की थी इस सीरीज